साम्राज्यवाद के परिणाम और साम्राज्यवाद के परिणामों में जो है ये परिणाम सामने आए कि विभिन्न क्षेत्रों में ये निरंकुश साम्राज्य स्थापित हो गए। निरंकुश शासन की स्थापना, निरंकुश शासन की स्थापना, ये यूरोप के शक्तिशाली और विकसित देशों ने एशिया और अफ्रीका के जो कमज़ोर जो देश थे और अविकसित जो राज्य थे इनको जीत करके अपने उपनिवेश बना लिए। इन राज्यों में अपना निरंकुश शासन स्थापित कर लिया और स्थानीय लोगों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करने लगे। वो उन्हें राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया। यूरोप के साम्राज्यवादी देशों का मूल उद्देश्य इन राज्यों पर अपना वर्चस्व स्थायी रूप से स्थापित करना। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन ने इसी के बारे में सही कहा था कि जब गोरा आदमी अपने ऊपर भी शासन करता है तो वह स्वशासन है, किंतु जब वह दूसरों पर शासन करता है तो वह स्वशासन नहीं, निरंकुशता है। इसके अलावा जो है आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा। आर्थिक प्रभाव, शोषण ज़्यादा हुआ। साम्राज्यवाद के प्रचार से ये जो है उपनिवेशों और अविकसित देशों का जो है आर्थिक रूप से शोषण हुआ। आयात निर्यात, भूमि कर, अन्य करों के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों से अधिक धन वसूल किया जाने लगा। उपनिवेशों से सस्ती दरों पर कच्चा माल खरीदा जाने लगा और ऊंचे दामों पर तैयार माल वहाँ पर बेचा जाने लगा। तो साम्राज्यवादी देशों का मुख्य काम था ये। उपनिवेशों की प्राकृतिक खनिज संपदा का उपयोग किया गया, दोहन किया गया। उपनिवेशों के औद्योगिक विकास को रोक करके आर्थिक दृष्टि से उनको कमज़ोर बनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप जो है साम्राज्यवादी देश और अधिक समृद्ध होने लगे और जो उपनिवेश थे वो जो है और गरीब होने लगे। इसके बाद साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा ये उपनिवेश और अविकसित देश, इनके जो है राजनीतिक नियंत्रण से मिलने वाली धन संपदा ने यूरोप के साम्राज्यवादी देशों को अधिक लोभी बना दिया। इसके परिणाम क्या हुआ है कि प्रत्येक देश अपने अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करने लगा अविकसित देशों में। उपनिवेशों की लालसा ने उनमें जो है वैमनस्य और प्रतिद्वंद्विता की भावना पैदा कर दी। एक दूसरे को परास्त करने के लिए गुट बनाने लगे। साम्राज्यवाद की इस दौड़ में इंग्लैंड, फ्रांस सबसे आगे निकल गए। जर्मनी, इटली पिछड़ गए और 20वीं सदी के प्रारंभ से जो है जापान भी इस दौड़ में शामिल हो गया। रूस और अमेरिका भी इस पंक्ति में खड़े हो गए। तो ये इस प्रकार से जो है ये साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और फिर संसार जो है प्रथम विश्व युद्ध की चपेट में आ गया। इसके साथ ही साथ जो है ईसाई धर्म का प्रसार, ईसाई धर्म का प्रसार, ये ईसाई देशों में भी जो है मुस्लिम देशों की भांति अपने धर्म प्रसार की भावना ज़्यादा प्रबल हो गई और साम्राज्यवाद के साथ साथ जो है ईसाई धर्म प्रचारक भी वहाँ पर जाने लगे अनजान क्षेत्रों में और उपनिवेशी लोगों को अपने धर्म में वो शिक्षित करने लगे। ईसाई धर्म प्रचारक ने स्थानीय धर्मों को बड़ी हीनता की दृष्टि से देखा। हीन बता करके, कमज़ोर बता करके अपने धर्म को थोपने का प्रयास किया और स्थानीय लोगों को जो है सरकारी नौकरी का प्रलोभन दिया, पदोन्नति, कई प्रकार के लोभ दिए ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए। इसके परिणाम स्वरूप जो है एशिया और अफ्रीका में ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। उपनिवेशों का विकास, उपनिवेशों का विकास, ये साम्राज्यवादी शक्तियों ने उपनिवेशों का द्रुत गति से आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशों के विकास का मार्ग तो प्रशस्त हुआ कुछ क्षेत्रों में। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि साम्राज्यवादियों ने लोक कल्याणकारी की भावना नहीं थी इनमें।
है, और मंडियों से कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों का विकास किया गया। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार किए गए। सरकार विरोधी गतिविधियों की जानकारी, उनका दमन करने के लिए संचार व्यवस्था में सुधार किया गया और स्थानीय लोगों के असंतोष को कम करने की दृष्टि से थोड़े बहुत शासन संबंधी सुधार भी किए उन्होंने, और अपने हित की पूर्ति के लिए कुछ कल कारखाने वहाँ पर स्थापित किए। इसके साथ ही साथ जो है पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का प्रसार हुआ। पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति का प्रसार साम्राज्यवाद के फलस्वरूप। ये पराधीन जो देश थे उन लोगों के जीवन पर इन साम्राज्यवादी देशों की सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव पड़ा। वे लोग भी पश्चिमी वस्तुओं का उपयोग करने लगे। मनोरंजन के क्षेत्र में भी वे लोग पश्चिम का ही अनुसरण करने लगे। युवा युवतियों में पश्चिमी संगीत और नृत्य ये प्रचलित हो गया। वेशभूषा, खान पान आदि पर जो है ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। पश्चिमी सभ्यता का एक लाभ ये मिला कि अनेक देशों में समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा है, कन्यावध है, नरमांस भक्षण है, इस प्रकार के जो अंधविश्वास थे ये अंधविश्वास जरूर समाप्त हुए। लोगों में आधुनिक शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ने लगा और उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और अनुसंधान का लाभ भी उठाया। इसके साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय भावना की जागृति, राष्ट्रीय भावना की जागृति, राष्ट्रीय भावना की जागृति, राष्ट्रीय भावना की जागृति हुई साम्राज्यवाद के फलस्वरूप। आधुनिक शिक्षा का तो प्रसार हुआ ही सही, लेकिन आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ साथ जो है लोग जागरूक होने लगे। उपनिवेशों के लोग, पराधीन देशों के लोगों ने यह मूल मंत्र सीखा कि किसी भी देश के शासन तंत्र में उस देश के निवासियों का हाथ रहना चाहिए और उन्हें अपने देश के भविष्य का निर्माण करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इसलिए वो लोग जो है राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगे, लेकिन साम्राज्यवादी देशों ने उनकी ये स्वतंत्र भावना का कठोरतापूर्वक दमन किया। जैसे जैसे अत्याचार जो है बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों में जो है राष्ट्रीय भावना और भी मजबूत होने लगी। इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार, स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किया जाने लगा। भाई लंबे संघर्ष के बाद अधिकांश देश स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहे, लेकिन साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधीन जो देश थे इन पर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों पर बहुत ही अमानवीय अत्याचार किए। इंग्लैंड ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए जिस प्रकार से अत्याचार किए थे उससे हम भलीभांति परिचित हैं। फ्रांस ने भी मोरक्को और अल्जीरिया के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए वहाँ की जनता पर अत्याचार किए। हॉलैंड और पुर्तगाल ने भी अपने अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अत्याचार किए। इसके साथ ही साथ प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रसार होने लगा। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रसार भाई साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधिकृत देश में जन असंतोष को कम करने की दृष्टि से जो है समय समय पर कुछ प्रशासन में सुधार भी करना शुरू कर दिया है किया, और दिखावे के तौर पर यह सही लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण भी किया उन्होंने। इससे अधिकांश अधिकृत देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आधारभूत ढांचा तो खड़ा हुआ और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद कई देशों ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया। इससे एशिया और अफ्रीका में लोकतंत्र वो है उसको फलने फूलने का अवसर मिला। तो इस प्रकार से ये जो है ये अपना चैप्टर रहा यूरोपियन के द्वारा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका राज्यों का शोषण। भाई किस प्रकार से शोषण किया गया। उसके बाद अगला चैप्टर आता है चौथी इकाई का, प्रथम विश्व युद्ध।
प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में जो है इसमें टॉपिक है उसके कारण। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या रहे? कारणों में इस चैप्टर में जो है कारण, परिणाम और घटनाएं, कारण और कारण में है दो गुटों का निर्माण। दो गुटों का निर्माण। ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918, 1914 से 1918। अब इसके क्या कारण रहे? कारणों में पहला कारण रहा, एक तो जो है दो गुट बन गए। बिस्मार्क की कूटनीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस ये बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जर्मनी, एक और तो यह त्रिगुट संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के साथ मैत्री सूत्र में बंधा हुआ था। दूसरी तरफ जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से छिपा करके रूस के साथ ये री इंश्योरेंस संधि के द्वारा समझौता कर लिया था। और 1890 में जर्मनी ने फ्रांस को अकेला कर देने और रूस को अपनी ओर मिलाने की नीति इसको छोड़ दिया। इससे फ्रांस और रूस इनमें जो है एक दूसरे के निकट आने और मैत्री सूत्र में बन जाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये कैसर विलियम द्वितीय की साम्राज्यवादी नीति ने ग्रेट ब्रिटेन को भी जर्मनी से दूर धकेल दिया। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन और वाणिज्यिक विस्तार, ये औद्योगिक उत्पादन और वाणिज्य, इसने भी जो है जर्मनी इंग्लैंड का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी बन गया था। तो इंग्लैंड ने फ्रांस की ओर अपनी दृष्टि फेरी और 1904 में दोनों देशों के बीच संधि हो गई। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना थी है, इन दोनों की मैत्री ने इंग्लैंड और रूस की संधि का मार्ग जो है वो साफ कर दिया। इस प्रकार जर्मनी के द्वारा त्रिगुट, ट्रिपल अलायंस, इसके मुकाबले में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का त्रिगुट अस्तित्व में आ गया। ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल आतंक ये एक दूसरे के इतने विरुद्ध हो गए कि इन्हें खतरे से बचाना बहुत मुश्किल काम हो गया। तो प्रथम महायुद्ध के जो विशेषज्ञ प्रोफेसर जो है, ये इनके अनुसार ये माना है, प्रोफेसर SBF के, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण है गुप्त संधियां जो फ्रैंको प्रश्न युद्ध के बाद शुरू हुई थी। और इन संधियों ने यूरोप को दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया था। प्रथम महायुद्ध जो है इन्हीं दो गुटों की शक्ति का प्रदर्शन मात्र था, ये इनका ये मानना था। इसके अलावा शस्त्रीकरण के लिए होड़, अगला कारण ये भी रहा। शस्त्रीकरण के लिए होड़, यह महायुद्ध का एक प्रमुख कारण जो है तो है शस्त्रीकरण था, शस्त्रीकरण की होड़। 1860 में जर्मनी के हाथों पराजित होने के बाद इसमें जो है फ्रांस ने बड़े पैमाने पर अपने सैनिक शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया था। इससे जर्मनी पर बुरा प्रभाव पड़ा और उसने भी जो है अपने सैन्य शक्ति का विकास जारी रखा। वैसे ही दोनों देशों में अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बना रहे थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की सैन्य वृद्धि को शंका की दृष्टि से देखते थे। और इस प्रवृत्ति ने जो है यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित किया, वे भी शस्त्रीकरण की होड़ में आगे आ गए। जब कैसर विलियम द्वितीय ने जर्मन नौसेना के विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया तो इंग्लैंड भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गया। परिणाम यह निकला कि यूरोप का वातावरण वो विषाक्त हो गया और चारों ओर संदेह, भय, घृणा का वातावरण फैल गया
और प्रत्येक देश अपने सैन्य वृद्धि को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल मानने लगा। ऐसी स्थिति में सैनिक अधिकारियों को अपनी अपनी सरकारों पर हावी होने का अवसर मिल गया और इस मानसिक स्थिति को ही जो है सैनिकवाद कहा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीयता तीसरा कारण रहा, राष्ट्रीयता। यह महायुद्ध का एक मौलिक कारण था ही राष्ट्रीयता। यह फ्रांसीसी क्रांति ने जिस राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया था, यह भावना अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। और ये ठीक है कि इस भावना ने जर्मन और इटली के एकीकरण में योगदान दिया, लेकिन अब यही भावना जो है पड़ोसी देशों के बीच घृणा पैदा करने का काम कर रही थी। विशाल जर्मनी, विशाल फ्रांस, महान स्लाव राष्ट्र जैसे शब्द ये जो है लोगों में इस प्रकार की रोक के रूप में पैदा हो गए थे।